वेलकम टू राज राठौर एजुकेशन। राठौर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपके साथ आज सेशन लेके आया हूँ वर्क एनर्जी और पावर का, जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी और पावर के जो की कंसेप्ट है उसको देखेंगे और इस पर जो कुछ सवाल है उसको हम लोग करेंगे। हम लोग ध्यान से इसको बहुत बारीकी से हम लोग सबसे पहले वर्क को समझेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले वर्क के बारे में समझेंगे, उसके बाद एनर्जी और उसके बाद पावर। एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हम लोगों का है वर्क। वर्क मतलब क्या है? ये कार्य। वर्क क्या है? कार्य क्या है? हम कब कहेंगे कि कार्य हो रहा है और कब कहेंगे कि कार्य नहीं हो रहा है? तो कार्य तब होता है जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। जब किसी वस्तु पर हम लोग क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, और उस पर उस फोर्स लगने की वजह से क्या होता है? उस पर क्या होगा? उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। कहने का मतलब क्या होगा? में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब विस्थापन होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क हुआ, कार्य हुआ। तो कहने का क्या हो गया कि वर्क किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है? तो एफ, फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये एस। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एस पर ये निर्भर कर रहा है। तो वर्क जो दो चीज पर निर्भर कर रहा है, ये हो गया फोर्स, और दूसरा चीज क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें फोर्स का क्या है। फोर्स का हम अगर बात करें, अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? इसका जो यूनिट ऑफ, ये यूनिट ऑफ वर्क जो हम लोग देखेंगे, तो फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन मीटर। क्या हो गया? ये न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जूल। क्या कहेंगे इसको? हम लोग जूल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम लोग जूल कहेंगे। तो क्या देखें कि वर्क क्या है? जब किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स लगने की वजह से उसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो क्या कहेंगे? उस कंडीशन में वर्क हो रहा है। उस कंडीशन में वर्क हो रहा है। लेकिन ऐसा हो कि हम वस्तु पर क्या लगे? फोर्स लग रहा हो, बल लग रहा हो। जैसे कोई एक दीवार को हम लेते हैं, कोई एक दीवार लेते हैं, और इस दीवार को हम लोग इस दीवार पे हम लोग क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। इस दीवार पे क्या करते हैं? हम लोग फोर्स लगाते हैं। इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसके यहां जो इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो। वॉल क्या है? रिजिड है। दीवार क्या है? रिजिड है। तो ठोस है, ये इसमें विस्थापन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में W बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू एस तो होगा ही, लेकिन फोर्स होगा, लेकिन विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर हमारा वर्क का मान जो क्या हो जाएगा? ये हमारा यहां पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि अगर यहां पर फोर्स लग रहा हो और विस्थापन होगा, तभी क्या कहेंगे? कार्य हुआ। मतलब दोनों ही चीज, बल लगना चाहिए और उसके साथ विस्थापन होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। अथवा अगर ऐसा ना हो रहा होगा तो हम लोग कहेंगे कि कार्य इस कंडीशन में नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस तरह से, कोई एक वस्तु इस सतह पर रखी हुई है। कोई एक वस्तु है जो इस सतह पर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस रखे हुए वस्तु पर क्या करते हैं? इसको हम एक रस्सी के सहारे इसको बांधते हैं और इसको इस तरह से लेके चलते हैं। यहां पर क्या लगा रहे हैं हम? इस डायरेक्शन में मेरा क्या लग रहा है? फोर्स। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरा, इस दिशा में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है, ये कोण है थीटा। क्या हो रहा है? कोण क्या है? ये थीटा है। तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा, कार्य होगा, W बराबर होगा F इंटू एस। दो कंपोनेंट होता है, ये इधर ये कॉस थीटा और ऊपर वाला ये साइन थीटा। तो हम लोग एक कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं, ये इधर वाला। तो ये क्या हो जाएगा? एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एस कॉस थीटा। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जब कोई वस्तु क्या कर रहा हो? फ्री फॉल करेगा। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की ओर जब ये सतह पर गिरेगा, जमीन पर ये जब गिरेगा, तो ये कितना वर्क करेगा? इसमें इसका वर्क डन का मान कितना होगा? इसका वर्क डन का मान कितना होगा? तो इसका वर्क डन का जो मान होगा, पहले ये कोई वस्तु है तो इस पे क्या है? इसमें मास है।
और साथ ही साथ नीचे गिरेगा तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, और इसकी कुछ ऊंचाई होगी, जमीन से इसकी कुछ ऊंचाई होगी, h ऊंचाई होगी, तो इसको क्या कहेंगे, इसमें जो वर्क डन हुआ तो W इक्वल टू क्या हो जाता है, mgh हो जाता है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ये फ्री फॉल का कंडीशन है। अगर फ्री फॉल का कंडीशन होगा तो उस समय क्या होगा, जो ये वेट होगा, ये वेट बराबर क्या हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये mgh के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन समझते हैं। कुछ कंडीशंस है, जैसे देखिए स्पेशल केस समझते हैं, कुछ कंडीशन समझते हैं, कुछ स्पेशल केस को हम लोग देखते हैं। स्पेशल केस को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला स्पेशल केस क्या है कि अगर जो थीटा हो वो अगर 0 डिग्री हो, अगर थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, अगर थीटा का मान क्या हो, अगर थीटा क्या हो जाए, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो W इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, F इंटू एस कॉस थीटा। कहने का मतलब कोई एक वस्तु रखा हुआ है इस तरह से जमीन पर, कोई एक वस्तु इस ग्राउंड के सरफेस पर रखा हुआ है, सतह पर रखा हुआ है, और जब हम इसमें बल लगा रहे हैं तो जिस तरफ ये बल लगा रहे हैं उसी तरफ इसमें विस्थापन हो रहा है, एस हो रहा है, और इस दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब ये 0 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या हो गया, W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 0। कॉस 0 डिग्री का मान कितना, 1, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस कॉस 0 मतलब वैल्यू 1, तो W बराबर हो जाएगा यहाँ F इंटू एस। इस कंडीशन में कहेंगे क्या, इस कंडीशन में कहेंगे क्या, पॉजिटिव वर्क डन, मतलब धनात्मक कार्य किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, इस कंडीशन में जो हुआ ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ। इस कंडीशन में क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। इस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क डन हुआ, धनात्मक कार्य इस कंडीशन में हुआ। ठीक है, ये कब होगा, जब सतह पर हम किसी चीज को रख करके उस पर हम धक्का लगाएंगे, और जब वो आगे की ओर बढ़ेगा और जिधर हम बल लगा रहे उसी के दिशा में अगर विस्थापन देखने को मिलेगा तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में जो वर्क डन हुआ ये क्या हो गया, F इंटू एस हो गया। दूसरा, अगर ऐसा कह दें कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री, कहने का मतलब समझिएगा बात को, एग्जाम्पल से मान लेते हैं ये कोई इंसान है, ये अपने ऊपर कुछ लोड उठाए हुआ है, ये कुछ लोड है, के ऊपर क्या है, कुछ ये लोड उठाए हुआ है। ठीक है, ये इसका कुछ लोड उठाया हुआ है, मतलब कुल मिलाकर ये जो लोड है ये इस पर क्या लगा रहा है, इस इंसान के यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, और ये इंसान जो है इस सतह पर चल रहा है, ये जो सतह है इस सतह पर इधर ये चल रहा है, मतलब इस तरफ इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब फोर्स यहां लगा और डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो कहने का मतलब बीच का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो कहने का मतलब यहां वर्क डन का जो मान होगा F इंटू एस कॉस 90 डिग्री। तो F इंटू एस कॉस 90 डिग्री मतलब वैल्यू 0, वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, वर्क डन का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में वर्क डन का जो मान होगा वो 0 के बराबर दिखागा, और वो 0 होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरे कंडीशन को जानते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। कहने का मतलब दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो कोण कितने का हो गया, 180 डिग्री का। जैसे हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करें, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हम धरती से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ रेज करते हैं तो नीचे ग्रेविटेशनल पुल भी वहीं पर काम करता है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन इसको नीचे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी खींचा जाता है, तो बीच में जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग जो लिखेंगे क्या होगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 180 डिग्री होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा क्या, F इंटू एस 180 डिग्री वैल्यू -1, तो वर्क डन का जो वैल्यू हो गया यहाँ -F इंटू एस हो गया, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है ऋणात्मक कार्य के लिए, कंडीशन फॉर क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन। ये निगेटिव वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा, ये कंडीशन
हो जाएगा। ये नेगेटिव वर्क डन का ये कंडीशन हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्क डन क्या है, कब किस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब किस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा, और कब किस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग वर्क डन का जो डेफिनेशन पढ़े हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। हम ये यहाँ से एक डेफिनेशन आता है इसका जो SI मात्रक वो क्या है, जूल। SI यूनिट क्या है इसका, SI यूनिट इज जूल। जेम्स प्रिस्कॉट जूल के नाम पर इसका नाम पड़ा, ये क्या है कि जूल। अब कहते हैं कि व्हाट इज 1 जूल, 1 जूल क्या है। तो कहते हैं कि ये 1 जूल तब होगा जब फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा हो किसी भी वस्तु पर, जब फोर्स 1 न्यूटन का किसी वस्तु पर लग रहा हो और उसमें विस्थापन 1 मीटर का हो रहा हो, तो उस समय हम क्या कहेंगे, ये क्या हो, ये 1 जूल का है। कितने का है ये 1 जूल का है। ये वर्क डन कितने जूल का हो गया, ये 1 जूल का हो गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां भी क्या वर्क, कार्य क्या है, कार्य की परिभाषा क्या है कि वर्क तब कहा जाता है जब किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा हो, कर लेंगे हाँ हाँ, और जब उस पर बल लगाई जाती हो और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ दूरी तय करता है। बात वही था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या देखने को मिलता है, विस्थापन देखने को मिलता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वर्क हुआ। अगर विस्थापन नहीं होगा, बल लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं होगा, मतलब इस कंडीशन में कोई भी वर्क डन नहीं होगा और वर्क डन का मान 0 हो जाएगा। मैथमेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू डी। और अभी जो बताए कि अगर वो थीटा एंगल से कोण से अगर आगे बढ़ रहा है तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, जो फोर्स का जो वर्क डन का मान है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर एक तो फोर्स है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तीसरा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और एंगल किसका, बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अगर इस तरफ ये लग रहा है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, और इस दोनों का ही ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो वर्क है वो 3 चीज पर निर्भर कर रहा है, पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है मतलब कॉस थीटा, उस पर डिपेंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस फॉर वर्क। वर्क तभी होगा जब क्या हो, फोर्स अप्लाइड हो, मतलब F के बारे में बात किया गया है, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो, S के बारे में बात किया गया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल हो, मतलब कॉस थीटा के बारे में बात किया गया है। कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन इस कंडीशन में होगा। अब वर्क डन, अब ये देखिए पहला क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा,
पीछे से चलते हैं, पीछे चलते हैं। देखिए कंडीशंस पे, कंडीशन था वर्क डन का। वर्क डन कब होगा? जब फोर्स अप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एफ और एस के बारे में बात किया गया, और जब दोनों के बीच का एंगल बनेगा मतलब कॉस थीटा होगा। टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करें तो क्या देखते हैं? पॉजिटिव वर्क कब होगा? तो पॉजिटिव वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, तो उस समय क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे हम किसी बॉक्स को पुश करते हैं या किसी भी चीज को अगर हम पुश करते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं और उसी के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है तो हम लोग क्या कहेंगे? वर्क डन हो रहा है, और वो पॉजिटिव है। दूसरा निगेटिव वर्क डन, जब हम लोग जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाए? विस्थापन हो जाए, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है? ये निगेटिव वर्क डन का कंडीशन है। किसका कंडीशन हो गया? ये निगेटिव वर्क डन का। जैसे ब्रेक लगाते समय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये फ्रिक्शनल फोर्स यही क्या होगा? ये निगेटिव फोर्स को दिखाएगा। ये फ्री फॉल के समय का जो कंडीशन होगा वो भी क्या दिखाएगा? आपके निगेटिव वर्क को दिखाएगा। फिर है जीरो वर्क, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो या फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होगा, मतलब जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, कहने का मतलब दीवार को धक्का देते समय भी पर भी वही वो नहीं हिलती। कहने का मतलब जो दीवार को हम लोग धक्का दे रहे होते तो वो 90 डिग्री पर होता, और उसको डिस्प्लेसमेंट करते तो उस समय वैसा भी नहीं होता। या फिर कूली जब कोई भारी भार उठा रहा हो और वो सीधा वो चल रहा हो, तो उस समय भी कोई भी उस पर वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि उस समय थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये याद रखना है, थीटा जीरो पॉजिटिव वर्क, थीटा 90 जीरो वर्क, एंड थीटा जब 180 होगा तो कहेंगे निगेटिव वर्क हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, ऊर्जा क्या है? तो कहते क्या है कि किसी भी वस्तु की वह क्षमता है जिससे वो कार्य कर सके, मतलब कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा गया है। मतलब जितना आपका इफिशिएंसी, जितना आप कार्य कर सकते हैं, वही क्या हो गई? आपकी क्षमता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और वर्क और इसका ऐसा यूनिट दोनों का क्या होता है? एक जैसा होता है, क्योंकि ये भी क्या है? ये कार्य करने की क्षमता को दिखाता है। कार्य तो ऑलरेडी ही कार्य है, लेकिन ये कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, जिस वजह से इसका यूनिट क्या है? ये जूल है। ठीक है, एक जूल, इसमें सेम वही रहेगा। वह ऊर्जा जो 1 न्यूटन का बल 1 मीटर विस्थापन में खर्च करते, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि 1 जूल कब होगा? 1 जूल कब होगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और 1 मीटर का विस्थापन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 जूल का ये हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी के कितने टाइप्स हैं? पहला है काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु गति करती हो, जब कोई वस्तु गति कर रहा हो और उस समय जब उसमें ऊर्जा होती है, तो उस तरह उसके ऊर्जा को हम लोग कौन सा ऊर्जा कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मान, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया? हाफ mv²। कहने का मतलब ये हो गया कि m क्या हो गया यहाँ पर? ये m मास हो गया और v क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो मास पर डिपेंड करता है और उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। चाहे चलती हुई कार हो, दौड़ता हुआ इंसान हो, जो भी हो, ये हमेशा क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। आगे चलते हैं। जब उसकी स्थिति के हिसाब से अगर कोई वस्तु रखी हो कहीं पर और उसकी स्थिति की वजह से उसमें अगर वो ऊर्जा हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, स्थिति या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जब होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसमें एनर्जी, उस वस्तु में एनर्जी अगर किसी स्थिति या कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? mgh। जैसे कोई वस्तु कहीं पर रखा हुआ हो, मान के चलिए किसी ऊंचाई पर, ये जमीन से ये किसी ऊंचाई पर इस वस्तु को रख दिया गया है, यहाँ रख दिया गया है इस वस्तु को। इस वस्तु का कुछ m और g होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम करेगा। किसी ऊंचाई पर रखा गया होगा, h ये हाइट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? mgh के बराबर ये हो जाएगा, जहां पर कि g का मान कितना हो गया? g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्मॉल g, और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या कहीं कहीं पर हम इसको 10 भी रख के बना सकते हैं। जैसे पहाड़ी पर खड़ी कोई वस्तु है, तो उसमें क्या होगा? उसमें पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा। अब है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा। जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तब जो ऊर्जा मिलती है, तो उसको कहते हैं यांत्रिक एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये हमारा क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा हो गया, है ना। जब कोई बच्चा पहाड़ पे दौड़ कर चढ़ रहा हो, तो मतलब वो ऊंचाई में भी चढ़ रहा है और दौड़ भी रहा है, तो उस समय उसमें क्या है? वो दोनों ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? जैसे केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, जो बैटरी और भोजन में मिलता है हम लोगों को। थर्मल एनर्जी तो पता है, हीट के फॉर्म में जब मिलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अच्छा, हीट्स में जो एनर्जी मिलता है वो 3 अलग अलग फॉर्म से मिलता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे करंट,
फिर न्यूक्लियर एनर्जी जो नाभिकीय ऊर्जा है, जो एटॉमिक रिएक्शन या एटॉमिक रिएक्टर्स में जो रिएक्शंस होता है उसके वजह से जब मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण क्या है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा का क्या हो सकता है, ऊर्जा एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तो ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक से रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है या इसमें इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे पेंडुलम, एक बार काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल और फिर काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसमें ऊर्जा का लॉस नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या हो रहा है, उसका बार बार क्या हो रहा है, वो बार बार उसका जो होता है वो कन्वर्जन हो रहा है, पहले काइनेटिक फिर पोटेंशियल फिर वो क्या हो गया, काइनेटिक हो गया। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि बस हम इसका क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आता है पावर। शक्ति क्या है, तो पावर वो रेट है, वो दर है जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है या एनर्जी खर्च की जाती है। P इक्वल टू डब्ल्यू बाय, P इक्वल टू क्या हो गया, W बाय T, W बाय T हो जाएगा। P इक्वल टू क्या हो गया, W बाय T। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहां पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू पावर इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू S बटा क्या T। तो हम इसको लिख सकते हैं पावर इक्वल टू फोर्स, और S बाई T को हम लोग लिख सकते हैं क्या, V, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी के बराबर भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा में है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अगर वैसे न्यूमेरिकल का कुछ सवाल आ जाए, अगर वेलोसिटी दिया हो और फोर्स दिया हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। 1 वाट मतलब 1 जूल इंटू 1 सेकेंड। बिगर यूनिट ऑफ, जो इसका बिगर यूनिट है पावर का, जो बड़ा यूनिट है, जैसे किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। मेगावाट मतलब 10 टू द पावर 9 वाट। और आपका ये हॉर्स पावर एचपी, ये कॉमर्शियल यूनिट है। ये क्या है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 एचपी बराबर कितना होता है, तो 1 एचपी में 746 वाट होता है। कितना होता है, 1 एचपी में कितना होता है, 746 वाट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है, जूल है, वाट है, किलोग्राम है, न्यूटन पर सेकंड। हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी एसआई इकाई क्या होगी, तो मतलब वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब क्या, न्यूटन इंटू मीटर होगा क्या, और न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं हम लोग, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, जूल कहते हैं। मतलब ये पहला, ये दूसरा नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर क्या है इसका, बी है, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं। कहता है जब बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 डिग्री होगा, मतलब W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री होने का मतलब क्या, कॉस 90 डिग्री मतलब मान कितना, 0, मान कितना 0, तो मतलब वर्क डन का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही उत्तर डी, बिल्कुल 0 है। अगला कहता है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, मतलब यहां पर बात किया किसका जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी का बात किया जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, मतलब पहला मास दूसरा वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान और वेग ये दोनों पर, ए और बी, ए एंड बी ये दोनों सही है, दोनों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है नहीं ए और बी का, ये दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है यदि एक वस्तु स्थिर है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर वो वस्तु क्या है, स्थिर है, अगर उसमें किसी भी तरह का कुछ भी हो नहीं रहा, स्थिर है, तो मतलब उसमें क्या होगी, उसकी उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का मान जब वेलोसिटी ही 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक्ति, पावर, इसका सही उत्तर हमने छुपा दिया है, व्याख्या तो यहां दिख रहा है। अच्छा, इसका बताएंगे कि क्या है शक्ति का जो एसआई मात्रक, वो क्या है, वाट है, जूल है। जूल तो नहीं हो सकता, न्यूटन मीटर भी नहीं, ये भी नहीं, एम्पियर भी नहीं, ये करंट का होता है। एम्पियर किसका होता है, करंट का होगा। न्यूटन मीटर तो होगा नहीं, न्यूटन ये क्या हो गया, ये फोर्स का हो गया ना। न्यूटन मीटर किसका हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर कहिए या इसको जूल कहिए, ये वर्क का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाट, क्या हो जाएगा, वाट, W। ये सही जवाब है आपका।
अगला 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर ये कितने के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, 1 kWh, 1 किलोवाट आवर बराबर इतने के बराबर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट ना 3600 सेकंड। जब इसी का आप कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 पर जूल आएगा। देखिए, कहता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या पूछा गया आपसे? काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। जहां पर कि m क्या है? मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? हाइट है। देखिए, कहता है बल और विस्थापन का गुणनफल किसे दर्शाता है? मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो गुणनफल है वो किसको दर्शाता है? वेग को दर्शाने से रहा, त्वरण को भी नहीं दर्शाएगा, ऊर्जा और आवेग को भी नहीं दर्शाएगा, कार्य को दर्शा रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब कार्य हो रहा है। ये कंडीशन को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कहता है 1 हॉर्स पावर, 1 HP। अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तभी हम लोग अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के यूनिट में, बिगर यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। उसमें यह आया कि HP क्या होता है। 1 HP, 1 हॉर्स पावर कहने का मतलब है कि ये 746 वाट है। 1 HP कितने के बराबर हो गया? 746 वाट के बराबर आ गया। ये बी नंबर इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कौन सी ऊर्जा एक पतंग में तब होती है जब वो हवा में स्थिर है। जब वो हवा में स्थिर है तो उसकी सिर्फ स्थितिज ऊर्जा काम करेगी, उसकी गतिज ऊर्जा काम नहीं करेगी। सिर्फ क्या काम करेगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा काम करेगी, क्योंकि वो स्थिर है। अगर उसमें कुछ वेग होता तो फिर हम लोग सोचते अलग। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा अनंत है, बिल्कुल गलत बात। ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ये थोड़ा सही लग रहा है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऊर्जा समय के साथ समाप्त होते, बिल्कुल गलत बात। ऊर्जा केवल यांत्रिक हो सकती है, गलत। यांत्रिक कैसे हो सकती है? पोटेंशियल और कैनेटिक दोनों मिलाएंगे तो यांत्रिक, केवल यांत्रिक नहीं हो सकती, पोटेंशियल भी अलग हो सकती है और कैनेटिक भी हो सकती है। मतलब ये सी नंबर ऑप्शन सही है आपका। अगला देखेंगे, 10 न्यूटन का बल, 5 मीटर का विस्थापन, मतलब फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, फोर्स लग रहा हो 10 न्यूटन का, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 5 मीटर का हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें कार्य कितना किया गया? W। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू एस, मतलब 10 गुना 5, 50 न्यूटन मीटर। कहने का मतलब 50 क्या हो गया? 50 जूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए, गति में वस्तु की ऊर्जा को क्या कहते हैं? जब गति में रहेगी तो उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। जब गति में रहेगी तो गतिज ऊर्जा कहेंगे। जब उसकी स्थिति की बात होगी तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। उष्मा की वजह से होगी तो उष्मीय ऊर्जा होगी, और अगर विद्युत की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसको विद्युत ऊर्जा कहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि गति में वस्तु की ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य एक डैश राशि है। कार्य एक सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है, स्केलर है। ये क्या है? ये स्केलर है। ये क्या हो जाती? ये वेक्टर। ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं। इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य ऋणात्मक होगा मतलब क्या होगा? निगेटिव होगा। धनात्मक नहीं, ऋणात्मक पूछा है। तो ऋणात्मक कब होगा? देखेंगे जरा ध्यान से आप लोग। बल और विस्थापन की समान दिशा में वस्तु स्थिर होगा। बल और विस्थापन की विपरीत दिशा में, जहां विपरीत दिख जाए वहीं निगेटिव होगा, क्योंकि विपरीत होगा तभी थीटा कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। और थीटा जैसे 180 डिग्री होगा, ये निगेटिव वर्क डन को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये निगेटिव वर्क डन को ये दिखाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है? कोई वस्तु स्थिर है और उस पर बल लगाया जा रहा है, लेकिन वो हिल नहीं रही। कार्य क्या होगा? जब हम किसी पर वस्तु पर बल लगा रहे हैं, वो हिल ही नहीं रहा। जैसे हम दीवार, मेरे सामने दीवार है, हम उस दीवार पर बल लगा रहे हैं और दीवार हिल ही नहीं रही। कहने का मतलब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है।
तब जब उसमें विस्थापन ही नहीं हो रहा है तो मान तो शून्य हो जाएगा, वर्क डन का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी इकाई शक्ति के लिए नहीं है, इसमें फंस जाते हैं बहुत। इसमें कहता है कि कौन सी इकाई शक्ति के लिए नहीं है, तो शक्ति के लिए नहीं है, पावर के लिए नहीं है, नहीं है तो है तो नहीं है, नहीं है कौन सा नहीं है, वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर, मेगावाट सब है, ये जूल नहीं है। जो नहीं है वही सही है, जो नहीं है वही क्या होगा, सही होगा, ये सी बिल्कुल सही है। ऊर्जा की एक एसआई इकाई क्या है, ऊर्जा, तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। वाट, न्यूटन ये सब तो होगा नहीं। वोल्ट क्या होता है, ये विभवांतर का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है। ये एम्पियर, ये करंट का हो जाता है। ये वाट ये क्या हो जाता है, ये पावर का हो गया, और ये तो बल का हो गया। अब बचा ये जूल, यही ना ऊर्जा, एनर्जी और वर्क डन, बात बराबर है दोनों का। पढ़ते हैं आगे। जूल बिल्कुल सही आंसर है। कहता है विद्युत बल्ब की शक्ति 100 वाट है, इसका अर्थ क्या है, 100 वाट है, 100 वाट कहने का मतलब क्या, 100 वाट है मतलब क्या, 100 जूल पर सेकंड ये खर्च कर रहा होगा, 100 जूल पर सेकंड खर्च कर रहा होगा, तभी ना इसका पावर क्या है, 100 वाट है। मतलब बल्ब 100 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा खपत कर रहा है। बल्ब 100 न्यूटन का कार्य बिल्कुल नहीं, 1 किलोवाट नहीं, बल्ब भार नहीं, ये भी नहीं, ये क्या हो जाएगा, ए। बल्ब 100 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा खपत करता है। कहता है स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसी को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होगा, न्यूटन, टन, जूल कुछ नहीं होगा, ये किलोग्राम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पंखे की रफ्तार क्या दर्शाती है, ऊर्जा, कार्य, ताप, शक्ति, पावर। तो क्या दिखाएगा, पावर। हम लोग जब भी देखते हैं कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें पावर रेटिंग देखते हैं, क्या देखते हैं उसमें हम लोग, पावर रेटिंग देखते हैं, उसका पावर रेटिंग क्या है। तो यहाँ पर जो पंखे की जो रफ्तार है वो उसकी क्या दिखाती है, शक्ति प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है, शक्ति प्रदर्शित करती है। किसी भी मशीन की गति या आउटपुट रेट उसकी शक्ति को दर्शाता है कि इसमें कितनी शक्ति है, इसमें कितनी क्षमता है। कहता है गुरुत्वीय गुरुत्वीय क्षितिज स्थितिज ऊर्जा जी का अर्थ क्या है, गुरुत्वीय क्षितिज ऊर्जा में जी का अर्थ क्या है, जी का मतलब क्या, जी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मिस्टेक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहां देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि कार्य और जो ऊर्जा है, कार्य और जो ऊर्जा है में समान मात्रक है, क्योंकि ऊर्जा क्या कह रहा है, कार्य और ऊर्जा में समान मात्रक है, होता है क्योंकि, क्यों होता है देखेंगे। कहता है कार्य और ऊर्जा में दोनों में समान मात्रक होता है क्योंकि दोनों समय पर निर्भर करता है, दोनों एक ही प्रक्रिया है, दोनों यांत्रिक है, दोनों में बल और विस्थापन होता है। कार्य ऊर्जा का परिणाम है, कार्य क्या है, ऊर्जा का क्या है, परिणाम है। कार्य क्या है, ऊर्जा का परिणाम है, कार्य ऊर्जा का क्या है, परिणाम है, ठीक है। कार्य ऊर्जा का परिणाम है, देखिए ना, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है, और दोनों का मात्रक समान है तो मतलब क्या है, वो जूल है। क्या है वो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चा, जवाब देंगे आप लोग, एक बच्चा पहाड़ी पर चढ़ रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। अभी हम लोगों ने तुरंत इसको डिस्कस किया है। जब एक बच्चा पहाड़ी पर चढ़ रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, बताएंगे, बताएंगे क्या हो गया, क्या होगा इसका सही जवाब।
का सही जवाब क्या होगा बताएंगे? क्या कहता है, जब एक बच्चा पहाड़ी पर चढ़ रहा है और उसकी ऊर्जा क्या होगी? तब अगर वो, जब बच्चा, मान लीजिए ये बच्चा इस पहाड़ी पर चढ़ रहा है, इस पहाड़ी पर जब ये बच्चा चढ़ रहा है, जब ये बच्चा इस पहाड़ी पर चढ़ेगा तो इस समय क्या होगा? जब ये चढ़ रहा होगा तो एक तो इसमें गति होगा, मोशन। उस मोशन की वजह से क्या होगा जनरेट? इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। जब ये मोशन में होगा तो इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। हम्म, ओके। इसमें क्या हो जाएगा? ये इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसमें काइनेटिक एनर्जी। और जब ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन भी इसका मतलब ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये यांत्रिक एनर्जी खर्च करेगा, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर ये खत्म करेगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो जाएगा। तो इसमें को दोनों एनर्जी होगा, काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी। मतलब चढ़ाई करते समय उसमें गतिज ऊर्जा, मोशन, और स्थितिज ऊर्जा, हाइट, दोनों ऊर्जा होती है। अतः कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या है? उसमें क्या है? कुल कुल यांत्रिक ऊर्जा उसमें होती है। ठीक है, ये सारा हमारे पास ये जो 25 क्वेश्चन का ये जो श्रृंखला था ये खत्म हुआ। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। ओके, बाय।